सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 का दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसके सजेस्टेड आंसर्स और उसका पैटर्न डिस्कस करने के लिए आज हम मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पुराने जो ऑफलाइन एग्जाम्स हुआ करते थे जो 2019 तक ठीक तरह से चल पाए, कंडक्ट हुए, और उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जाम्स होने लगा जिसका सोल्यूशन हम इधर डिस्कस करेंगे अभी, उनमें आप कंपैरिजन करें, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर नंबर 6 नाउ, तो दो बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला कि जो पेपर ऑफलाइन हुआ करता था उसमें केवल 20 से 25, जनरली 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, तो ऑनलाइन में 25 से बढ़कर 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 40 नंबर के अंदर हमें लिखने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमें यह नहीं सोचना कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखूं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे दूं, टेबल, बुलेट्स, पैराग्राफ को कैसे सजाऊं, हमारी टाइपिंग की स्पीड अच्छी नहीं है या फिर हम यूज टू ही नहीं है टाइपिंग के, हमारे लिए नयापन है। तो 40 नंबर का पेपर ऐसा है जिसमें इनमें से किसी एक्सक्यूज की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। एब्सोल्युटली सिंपल पेपर होता है वो 40 नंबर वाला। एक बड़ा परिवर्तन अगर आप ऑफलाइन से ऑनलाइन के ट्रांजिशन को देखें तो, और एक और केवल परिवर्तन में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो दूसरा परिवर्तन है आपके इस नए ऑनलाइन पैटर्न में 12 नंबर की एक केस प्रॉब्लम 1, 2 या 3 अलग अलग पार्ट्स में आ रही है जो कि पहले अक्सर नहीं आती थी। मेरा कहने का मतलब है अगर आप पुराने ऑफलाइन पैटर्न को देखें, पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखें, हमारी वेबसाइट पर भी हैं, तो वो उनमें स्कैटर्ड है। कभी कॉन्ट्रैक्ट में केस स्टडी आ गई, कभी नेगोशिएबल में केस स्टडी आ गई, कभी कंपनी लॉ में आ गई, कभी नहीं आई। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में जो लास्ट प्रश्न हो रहा है वो लगभग 12 नंबर का केस प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब 40 नंबर का गारंटीड वो जो पेपर आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद 48 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट है। 48 नंबर का पेपर दोस्तों डायरेक्ट है, वो जो आप जिस मानसिक तनाव और दबाव में बैठे हुए हैं कि कहानी वाले क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आते, अब उस चिंता में आप डूबे रहना चाहें तो मर्जी आपकी, इच्छा आपकी, जीवन आपका है। लेकिन 48 मार्क्स में तो बिल्कुल वैसा ही पेपर आ रहा है जैसा हमेशा आया। तो डिफरेंस याद रहेंगे आपको, पहले 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, अब 40 का हो गया। और पहले केस प्रॉब्लम का कोई पैटर्न नहीं था ऑफ बिहेवियर कि भाई कितने नंबर का कौन सा प्रॉब्लम केस प्रॉब्लम होगा, और अब अंतिम प्रश्न केस प्रॉब्लम का अक्सर आ रहा है। तो दोस्तों ये दोनों परिवर्तन तो अच्छे हैं, इन दोनों परिवर्तनों से तो हमारा फायदा हो रहा है। भाई अगर आप चेंज मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हो, फाइनल में जब आप आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, एक टॉपिक होता है चेंज मैनेजमेंट। चेंज इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट टू गेट इंप्लीमेंटेड। वो ठीक है, आपने सुना होगा परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन उस परिवर्तन को अपनाने में सबसे बड़ी समस्या आती है जीवन में। तभी तो जनरेशन गैप होता है, अंडरस्टैंडिंग गैप होता है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, और यहां पैटर्न को समझने में हमें कलेश होता है। भाई 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर है, तुमने कुछ लिखना ही नहीं उसमें बड़े बड़े, तो वो क्लियर कट अपना आंसर तैयार है। और जिस 12 नंबर की केस प्रॉब्लम को लेकर हम डरे बैठे रहते हैं, उनके प्रश्नों को देख तो लो एक बार। ये मौका मिला है हमें इन सजेस्टेड को देखकर समझने का कि प्रश्न देखने में लंबा लग सकता है, उसका उत्तर तो वो ये छुटपुट 2-4 लाइनों की बातें। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो 48 मार्क्स के हैं, सब्जेक्टिव जो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, उनको लिखने की तो आपकी जन्मों की आदत है। भाई आप मुझे बताइए, क्या हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे? हमने कई दफा ऐसा देखा होगा जहां पर अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल फॉलोड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? इज इट सूटेबल फॉर पोएट्री टू राइट इन दैट वे? डायरेक्ट प्रश्न आते थे। वैसे ही 48 मार्क्स का डायरेक्ट पेपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं
कि हम किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं डिस्कस करने जा रहे कि इस प्रश्न में क्या आंसर आएगा। वो तो क्वेश्चन सुनकर आपको पता चल जाएगा ना, जिस चैप्टर का है उस चैप्टर के नोट्स को देखिए आप। ये कोई क्लास कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है। ये सेशन हमने इसलिए नहीं रखा कि हम प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करें। लिखे तो है, ये पीडीएफ का प्रिंट आउट मेरे हाथ में है। टोटल 21 पेजेस का ये पीडीएफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोडेड है। इसमें सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हैं। उसमें मैं क्या बताऊंगा? मुझे दिखाना है आपको आईना, पेपर के पैटर्न की असलियत, जिसको लेकर हमारे मन के अंदर भ्रम बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे मन के अंदर डर समा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पेपर के पैटर्न को समझने की। सबसे पहला सेक्शन है एमसीक्यू। 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू के हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं और एक आपको चुनना है। मैं प्रश्न सब पढ़ के सुना रहा हूं। पहला, बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स, ये 2 शब्द जो हैं वो किससे संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है। एलएलपी में जब एक इंसान डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता है तो हम उससे कंसेंट साइन कराते हैं कि भाई हां, मैं होशो हवास में ये कहना चाहता हूं कि मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने को तैयार हूं। वो फॉर्म कौन सा है, ये इन्होंने पूछा है। अब इस फॉर्म के बारे में भी मैं आपको बता दूं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सेक्शन नंबर, फॉर्म नंबर, ये सब कुछ हमें रटना चाहिए। कहां तक याद करोगे बताओ? जो कुछ की फॉर्म्स हैं, कुछ की सेक्शंस हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, उन्हें याद कर लो, चलो समझ आता है, ठीक है। हर एक्ट में सेक्शंस हैं। याद रहे आपको फॉर्म नंबर तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रहे तो ये सोचना कि 100 नंबर में वो फॉर्म नंबर नहीं पूछ रहा हमसे। पेपर 100 नंबर का आता है। 90 वाला भी बहुत बढ़िया तरीके से पास कहलाता है। 80 वाला भी पास होता है। 60 को तो एग्जेम्पशन मिलती है। तो तुम अगर ये सोचो तो तुम्हारे पास मार्जिन है अच्छा खासा, परेशान मत होना किसी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें ना समझ आए पेपर में। तो 1% कंपनी का जब एनुअल रिटर्न बनता है तो वैसे उसे कंपनी सेक्रेटरी साहब साइन करते हैं, लेकिन अगर 1% कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी ना हो तो उसे कौन साइन करता है? इस पर यह प्रश्न है। एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू चेन का, एथिक्स में आपको मिलेगा। किसने बनाया वो कॉन्सेप्ट? तो माइकल पोर्टर ने वैसे बनाया। हम आंसर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन क्लियर पता है आप। जब नीलामी से सेल होती है, 5वां प्रश्न है, ऑक्शन से जब सेल होती है तो एक प्राइस फिक्स करा जाता है जिसके नीचे बोली नहीं लगती, जिसके ऊपर बोली लगती है। उसको क्या कहते हैं? उसके 4 ऑप्शंस। जब हम अग्रीमेंट करते हैं तो आपको याद होगा कि कंसीडरेशन होना कंपलसरी है, लेकिन कुछ अग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के भी ओके होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा अग्रीमेंट है जो बिना कंसीडरेशन के ओके नहीं है, वॉइड हो जाएगा? कौन सा ऐसा अग्रीमेंट है विच इज नॉट वैलिड विदाउट कंसीडरेशन? एक प्राइवेट कंपनी में अगर हमें मीटिंग करनी हो शेयर होल्डर्स की या डायरेक्टर्स की, तो कम से कम कितने लोग आए वो आपको बताना है। दे आर आस्किंग कोरम फॉर द मीटिंग। कंपनी जब नई नई खुलती है तो आपको पता होगा एक रजिस्टर्ड ऑफिस हमें ले लेना चाहिए जल्द से जल्द। तो कितने दिनों में एक रजिस्टर्ड ऑफिस हमें ले लेना चाहिए, उस पर यहां पर प्रश्न है। तो कहीं दिखा आपको कि चांद पर सबसे पहले कौन गया, ये इन्होंने पूछा हो? रैंक 1 के कितने नंबर आएंगे उसका अंदाजा बताइए, ये इन्होंने आपसे पूछा हो? नहीं पूछते ना ऐसा कोई आउट ऑफ द वे वाला प्रश्न, बिल्कुल ही दूसरी दुनिया का। तो घबराना नहीं है दोस्तों। 9th प्रश्न है, ऑक्यूपायर जो होता है फैक्ट्री को संभालने वाला, उसको वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर का ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो कहां ख्याल रखना होता है? जब वर्कर फैक्ट्री में हो, जब वर्कर घर में हो, या जब वर्कर कहीं पर भी हो, हर जगह ख्याल रखना होता है, यह हमें बताना है। 10th प्रश्न, अगर एक पार्टनर फर्म में आता है तो या तो वो कैपिटल बढ़ती है इसलिए आता है, या फिर और क्या फायदा हो जाता है पार्टनर के आने से, वो आपको 4 में से एक चूज करना है। हर एम्प्लॉय को बोनस जो मिलता है वो तभी मिलता है जब हर साल मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए। जैसे एक साल में इतने दिन काम करोगे तभी बोनस की एलिजिबिलिटी होगी। ये नहीं पूछ रहा प्रश्न वाला कि कितने दिनों में पेमेंट हो जानी चाहिए ना, बात चल रही है एलिजिबिलिटी की,
कि हर साल कम से कम इतने दिन अगर वर्क करोगे तभी बोनस के लिए एलिजिबल होगे, अगर इतने दिन से कम वर्क करोगे तो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो कितने दिन काम करना है वो आपको बताना है। जो वेजेस की पेमेंट है, क्या एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है कि वर्कर्स से कहे छुट्टी वाले दिन आ जाना, सैलरी ले जाना? तो जो पेमेंट होगी वो वर्किंग डे में होनी चाहिए कि हॉलिडे में हो सकती है, ये आपको बताना है। 13th क्वेश्चन, जब जनरल मीटिंग होती है दोस्तों कंपनी के अंदर और कोई शेयर होल्डर उसमें नहीं जा पाता और अपनी जगह वो किसी और को भेजना चाहता है तो उसे बोलते हैं प्रॉक्सी। उसके लिए इन्फॉर्म करना पड़ता है हमें कंपनी को, तो कितने दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है वो यहां पर आपको बताना है। अगला, मिनिमम वेजेस अगर एक बार देश में फिक्स हो जाए, राज्य में फिक्स हो जाए, तो फिर उसको रिवाइज करना चाहिए, कम से कम इतने वर्ष बाद रिवाइज हो जाना चाहिए। तो कम से कम कितने टाइम बाद रिवाइज करनी है आपको वो बताना है यहां पर। 15th क्वेश्चन, जनरली जनरल मीटिंग में अगर आप शेयर होल्डर्स को बुलाओगे तो उन्हें एक चिट्ठी भेजोगे, नोटिस बोलते हैं उसे। तो नोटिस एक पर्टिकुलर डे का जाता है, 21 दिन, जैसे 21 दिन पहले बताते हैं हम शेयर होल्डर्स को कि भाई मीटिंग है आ जाओ। लेकिन मान लो ना हो हमारे पास 21 दिन, हमारे पास कम दिन है और हम फटाफट मीटिंग बुलाना चाहते हैं, तो कितने % शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए कम दिन की मीटिंग के लिए, उसका यहां पर क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया तो जिसने पैसे देने उसके पास ले जाकर हम साइन कराएंगे ना, उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो कब प्रेजेंट नहीं कराने की जरूरत है, यहां पर यह प्रश्न है। 17वां, अगर एक डायरेक्टर लगातार बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट होता है, बोर्ड मीटिंग हो रही है, भाई साहब एब्सेंट है, चलो अगली में आ जाएंगे, अगली बार भी नहीं आए, फिर बोर्ड मीटिंग हुई फिर नहीं आए, तो भाई लगातार बोर्ड मीटिंग हो रही है और तुम आ नहीं रहे, तो कितने समय तक हम कंपनी में इस बात को सहेंगे और फिर तुम्हें निकाल देंगे, उसका ये क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड इंडोर्सम, एंडोर्समेंट नहीं, इंडोर्सम शब्द है, उसका मतलब यहां पर पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो भाई कंपनी की मीटिंग में जब वोटिंग होती है तो उसके कई रास्ते हो सकते हैं, आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा रास्ता नहीं है। 20th, ये क्वेश्चन भी थोड़ा आउट ऑफ द वे है। परमानेंट डिसेबलमेंट में कितने % कॉम्पेंसेशन मिलता है? एक तो ईएसआई का एक चैप्टर है और एक एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें वर्कर को चोट लग जाने पर पैसा मिलता है। तो वहां पर ये पूछ रहे हैं कि जो परमानेंट डिसेबलमेंट वाला नुकसान होता है, परमानेंट डिसेबलमेंट की सिचुएशन आती है, तो उसमें कितने % वेजेस का कॉम्पेंसेशन मिलता है, वो आपको यहां पर बताना है। तो देखो भाई 20 क्वेश्चन वो वाले हो गए जिसके अंदर क्लिक करना था, टिक करना था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अगले 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर प्रश्न दिया है, उत्तर आपको खुद सोच के लिखना है। एक एक शब्द, एक एक पैराग्राफ, वो एक एक सेंटेंस या एक फ्रेज भी हो सकता है, बड़ा आंसर नहीं लिखना है, छोटी सी बात, सीधी बात, टू द पॉइंट, शब्द या फ्रेज या सेंटेंस। इनको भी मैं ऑब्जेक्टिव ही मान रहा हूं। पर्टिकुलर्स ऑफ द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं तो शेयर होल्डर्स की डिटेल्स कहां लिखते हैं, मेंबर का रजिस्टर मोर कहां पर। ये देखिए, एक इंसान, एक वर्कर जो आपके यहां काम कर रहा है, अगर आप उसे उसकी मिनिमम जितनी वेजेस मिलनी चाहिए उससे भी कम देते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? फोर्स्ड लेबर दोस्तों, बंधुआ मजदूरी कही जाएगी अगर आपका वर्कर आपके लिए काम कर रहा है और आप उसे नियम से कम पैसे दे रहे हो। 7 प्रिंसिपल जो पब्लिक लाइफ के अपने एथिक्स में पढ़े होंगे, वो किसने बनाए थे? लॉर्ड नोलन ने। एनुअल रिटर्न जो बोनस एक्ट में जमा होता है वो किस महीने में जमा होता है, किस तारीख को जमा होता है? 1 फरवरी हर साल। 5वां प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि पेंशन फंड वाले चैप्टर में, जो नया ऐड हुआ ना बाद में, पेंशन फंड वाले चैप्टर में किसकी जिम्मेदारी है रिकॉर्ड मेंटेन करने की? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, यू नो दैट राइट। 6वां प्रश्न, इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएबल वाला होता है वो डिसऑनर हो सकता है, तो वो किन 2 रीजंस की वजह से डिसऑनर हो सकता है? एक तो पेमेंट ना आई हो या फिर एक एक्सेप्टेंस ना आई हो। नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट 2 कारण हो सकते हैं।
आ गया एक नंबर आपका। 7वां प्रश्न, वो सेलर जिसको उसके सेल का पैसा नहीं मिला, क्या कहा जाएगा उसे? अनपेड सेलर। ये मेरे बनाए हुए प्रश्न नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर किसी को लग रहा हो कह रहे ये एग्जाम में आया था, तो क्या ये सच है? जी हां, ये सच है। अगला प्रश्न देखें, हर ऑक्यूपायर जो फैक्ट्री के अंदर संभाल के रखता है, फैक्ट्री को कंट्रोल करता है, वर्कर्स के वेलफेयर की बात करता है, अगर उस फैक्ट्री में महिलाएं काम करती हैं और वो अपने बालकों को लेकर आना चाहती हैं और फैक्ट्री में उनके लिए क्रच की सुविधा देनी है, तो कितनी महिलाओं के आने पर ऐसा होता है? 30 महिलाओं के। एक नॉमिनल पार्टनर दो प्रकार का हो सकता है, पार्टनर बाय एस्टॉपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आपको नहीं लग रहा ये बातें आसान है? आसान नहीं है दोस्तों, आपको आती है इसलिए आसान लग रही है। पढ़कर जाइए आप मेरे नोट्स, भूल जाइए कि मैंने कौन सा चैप्टर कितने पेजेस में पढ़ाया है और कौन से चैप्टर को कितने मिनट की वीडियो में फिनिश कराया है। कोई फास्ट ट्रैक नहीं पढ़ाया, मैंने पूरी डिटेल में बात पढ़ाई है। लेकिन अगर वो पूरा कॉन्सेप्ट कम समय में पूरा हो गया तो क्या दिक्कत है? कोई शक शुबा दिक्कत शिकायत की बात नहीं है दोस्तों, भरोसा ही भजन है। भरोसे से पेपर देने जाइए, जो मैंने लिखवाया है सिर्फ उसे पढ़कर जाइए। जब ड्रॉई एक्सेप्ट करता है बिल और उसमें शर्त जोड़ देता है एक्सेप्टेंस, लेकिन आगे अपनी कंडीशन जोड़ देगा, मैं बिल के पैसे तो दे दूंगा लेकिन, अब जो तू लेकिन चिपका रहा है उसे बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। 11वां प्रश्न, एक एलएलपी जो विदेश में जन्मी लेकिन भारत में बिजनेस करेगी, उसे क्या बोलेंगे बताओ? फॉरेन एलएलपी। 12वां प्रश्न, जो एथिक्स है उसको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लग सकता। असल में एथिक्स के क्वेश्चंस में क्या है दोस्तों, हर इंस्टीट्यूट की किताब में अलग पैराग्राफ है। सीएमए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में जो सेंटेंसेस हैं उनको पढ़कर जाइए अच्छे से, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में वही ले चाहिए जो शब्द वहां इंस्टीट्यूट की बुक में है, उससे मिलता जुलता कुछ लिख नहीं पाएंगे। लॉ में फिर भी आप मिलता जुलता आंसर लिख दो, कोई बात नहीं। कंपनियां साल में अपना एनुअल रिटर्न जमा करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, आरओसी के पास, तो वो कौन सा फॉर्म होता है? MGT 7। 14th क्वेश्चन, 20,000 रुपए तक का शेयर होल्डर क्या कहलाता है? स्मॉल शेयर होल्डर। 15th क्वेश्चन, अगर हमने अनजाने में किसी के सामने गलत बात बोल दी तो उसे क्या कहते हैं? फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन? मिसरिप्रेजेंटेशन। और क्या? एक कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस शेयर्स डिवेंचर्स को खरीद के बेचना हो, उसको क्या बोलोगे आप? इन्वेस्टमेंट कंपनी। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। ESI के चैप्टर में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और स्टैंडिंग कमेटी में जो लोग होते हैं वो कितने वर्षों के लिए अपॉइंट होते हैं, वो यहां पर आपको बताना है, फॉर 2 years। अगला प्रश्न, 18th प्रश्न, कोई प्रोस्पेक्टस जो कंपनी इशू करना चाहती है, मान लो कंपनी शेयर बेचने के लिए प्रोस्पेक्टस छापती है, तो अगर आरओसी को वो नहीं भेजा तो वैलिड नहीं होगा। तो कितने दिन में आरओसी को भेजना है आपने? 30 days। वो 90 days ऑन विच अ कॉपी देयर ऑफिस डिलीवर टू रजिस्ट्रार। मतलब कहने का ये है कि ये एक वैलिडिटी पीरियड है, इतने के अंदर अंदर हमारा जो प्रोस्पेक्टस है वो वैलिड रहता है। 19th क्वेश्चन, रीजनल डायरेक्टर अपना कंफर्मेशन देता है कि भाई तुम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को दूसरे राज्य में ले जाओ कि नहीं ले जाओ, एक आरओसी से दूसरे आरओसी के पास चले जाओ कि नहीं चले जाओ, तो कितने दिन में उन्हें अप्रूवल देना है, वो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें अप्रूवल देना ही पड़ेगा, अप्रूवल दें चाहे मना कर दें, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो जवाब दे दें, उसकी बात चल रही है। 20वां प्रश्न, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 AGM। हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरी है कंपनी में, ठीक है, तो 2 AGM के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, वो यहां पर आपने देखना है, 15 महीने मैक्सिमम। अब आया जी थोड़े बड़े प्रश्न हमारे सामने, कितने नंबर के हैं? हां जी, अगला प्रश्न 6 मार्क्स का है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आप,
व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट? सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने, बेलमेंट किसे कहते हैं, डायरेक्ट प्रश्न। मेंशन द ड्यूटीज ऑफ बेलर, बता देना। अब 6 नंबर का आंसर देखें आप, बस इतना सा आंसर है 6 मार्क्स में। दोबारा कंफर्म कर लेता हूं, 6 नंबर है ना, 6 नंबर है, बताओ। अब आपको लगता है इतने से लिखकर क्या होगा? अरे ये तो कलकत्ता ने लिखकर खुद दिया है, कोलकाता ने। सीएमए इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में इतना ही आंसर लिखा है। मैं बस आपसे यह चाहता हूं कि आप सामान्य भाषा में आंसर लिखिएगा, जरूरी नहीं है इस लैंग्वेज को कॉपी करने की आपको। डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल, ये भी 6 मार्क्स का है भाई। रेमेडीज बतानी है आपको बायर के पास जो है सेलर के खिलाफ, मतलब अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो बायर सेलर के खिलाफ क्या क्या कर सकता है, 6 नंबर में बताना है आपको। देखो आप, छोटे छोटे 6 लाइनें। तो सर इतना लिखने से हो जाएगा? मैं तो जन्मों से कह रहा हूं इतना लिखने से हो जाएगा, आप मानो तब तो। क्या डिफरेंस है नेगोशिएशन और असाइनमेंट में? 6 नंबर में प्रश्न बताओ। आपको बताना है पेंशन फंड को लेकर अलग अलग प्रोविजंस क्या हैं पेंशन फंड वाले चैप्टर में। छोटा सा तो चैप्टर है, 4 पन्ने नहीं है मेरे नोट्स में, उसके 4 तो है वैसे। तो बताओ, 4 पेजेस का चैप्टर है, उस पे 6 नंबर का तो क्वेश्चन है। अब अगर आपको लगे कि 4 पेज पढ़कर क्या होगा, ये तो हमें और जनरल नॉलेज पढ़ लेनी चाहिए और डिटेल में कहीं और से पढ़ना चाहिए, तो फिर कहीं और ही भटकते रहो तुम। एक फोकस के साथ जो मैंने नोट्स आपको दिए उन्हें पी जाइए दोस्तों, बिल्कुल कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंट पावर बतानी है आपको इंस्पेक्टर की फैक्ट्री लॉ में। फैक्ट्री एक्ट जो है उसके अंदर इंस्पेक्टर साहब को क्या क्या शक्तियां, दोस्तों 7 नंबर में ये क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में। एंड लेट मी शो यू द आंसर, दिस इज द आंसर। बताओ, 7 मार्क्स का आंसर है ये, 7 मार्क्स का। ये दिखाना था मुझे। वैसे तो सजेस्टेड आ चुके कई दिन हो गए, आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ये खुद दिखाऊं। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। ये इनका आंसर छोटा है, आपको जो मैंने कैलकुलेशन बताई होगी कि फॉर्म नंबर M में मांगना है, L में क्या करना है, वो अलग अलग लिखकर बताइएगा आप, जैसे भी मैंने नोट्स में आपको बताया। 5 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी? ओपीसी के फायदे बताने 6 नंबर में। और फायदे सुनो आप कितने हैं, 1 2 3 पॉइंट्स हैं केवल। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, ओपीसी के बेनिफिट बताइए। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी से चलोगे ना सर तो कभी दिक्कत नहीं होगी। इतनी जल्दी बहक जाते हैं आप, हाय ऑनलाइन हाय ऑनलाइन हाय ऑनलाइन, क्या होगा हमारा, कैसे लिखेंगे, इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं। कौन कह रहा है भाई बड़े आंसर होते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट? किसी का शेयर सर्टिफिकेट रिन्यू करना है तो कैसे इशू होगा? व्हाट आर द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर? बताओ। अब इससे आसान क्या होगा भाई, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज बतानी है आपको, सेक्शन 166। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, सब है मेरे नोट्स में, सिर्फ पढ़कर जाइए आप। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8। कंपनियों में जो चैरिटेबल कंपनी होती है उसके लाइसेंस को रिवोक करने पर आपको चर्चा करनी है, शॉर्ट नोट। तो लाइसेंस क्यों कैंसिल होता है, कौन करता है, कैंसिल करने का इफेक्ट क्या होगा, क्या उसको वापस रिसीव कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहां लिख दो आप। हजार्डस प्रोसेस फैक्ट्री में है, वो आप उस पर लिख दीजिए। एथिक्स के टाइप ये देखिए आप, फाउंडेशन में 4 टाइप के एथिक्स है और इंटर में 3 टाइप के एथिक्स है। अब अगर बच्चा ये सोचे कि मैं तो फाउंडेशन में पढ़ रखा, इंटर में पढ़ के क्या होगा, तो भाई बस यही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एंडोर्समेंट का मतलब उस पर शॉर्ट नोट बताना है तो थोड़ा मतलब बता देना, थोड़ा उसका असर बता देना, थोड़ा उसका टाइप बता देना। कोवर्जन पर शॉर्ट नोट है। अब ये जो केस स्टडी है, मैं उस पर एक बात बताऊंगा आपको। केस स्टडी में क्या है कि 12 नंबर टोटल करके इन्होंने क्वेश्चन जो पूछे, एक 4 नंबर का,
एक 2 नंबर का, फिर एक 4 नंबर का, फिर एक 2 नंबर का। कुल मिलाकर 4 प्रश्न यहां पर हैं 12 नंबर के। चारों में क्या बात है कि एक बड़ी सी कहानी दी हुई है। वो कहानी इसलिए इतनी बड़ी सी दी हुई है कि जिसको देखकर आप घबरा जाएं, आपका मोरल डाउन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो पूरा का पूरा आप खुद ही स्क्रॉल कर लेते हो सेंटर में बैठते ही। अरे क्या पूछा, अरे क्या पूछा, अरे क्या पूछा, अरे देख लूं भाई क्या पूछा। क्या पूछा क्या मतलब, जो पूछा लिखते चले जाओ। इससे पहले कि मैं ये 4 प्रश्न पढ़ के तुम्हें सुनाऊं, इनकी लंबाई चौड़ाई दिखाऊं, इनकी गहराई दिखाऊं आपको, ये कैसे प्रश्न सरकार ने पूछ लिए हमसे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हमसे पूछ लिए, मैं आपको इनके आंसर्स का साइज दिखाना चाहता हूं। पहले देखिए आप, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड। इसका आंसर देखिए, बस ये आंसर है 4 मार्क्स में। फिर एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं आपको, टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड, दोबारा से ये 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखिए आप कितना लंबा है, और आंसर देखिए 2 नंबर का है। ये क्वेश्चन है टीएनटी का तीसरा भी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर दिखाता हूं आपको, ये देखिए आप, ये 4 नंबर का आंसर है दोस्तों, 4 नंबर का, समझे आप। और ये देखो आप क्वेश्चन देखें आप साहब, 2 नंबर का क्वेश्चन कितना बड़ा है, ये इतना सा आंसर। चलिए, तो मैं इनके आंसर्स नहीं आपको डिस्कस कर रहा हूं, बस मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं आपको। लेकिन आप देखिए कितनी कमाल की बात है कि कैसा गंभीर सा, भारी सा, बड़ा सा प्रश्न बनाकर ये आपको बहकाना चाहते हैं। टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड 2 मार्च 2009 को खुली, 70 लोग इसके पास काम करते हैं। ये देश की बड़ी कंपनियों में से, जानी मानी कंपनियों में से एक है, ठीक है। देयर हैड बीन सर्टेन टर्न ऑफ इवेंट, कुछ ऐसे हालात हुए कि कंपनी को 2020 में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कोविड-19 आ गया, दुनिया के सब देशों की तरह इस कंपनी को भी बहुत नुकसान हुआ। लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज वर अफेक्टेड, इसी वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अब केवल 7 रह गए, पहले 70 थे 2009 में। अब कोविड की वजह से इतने हालात खराब हुए कि दोस्तों कर्मचारियों की संख्या केवल 7 रह गई। टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड में बस इतने ही लोग रह गए। अब मिस्टर जैन जो रिटायर हो गए 30 दिसंबर को, उनको ग्रेचुटी मना कर दी गई। कंपनी ने जैन साहब को कहा, जैन साहब कैसी ग्रेचुटी, हमारे यहां तो 10 वर्कर से कम है यार, किसी जमाने में थे 70, अब तो पेंडेमिक ने बुरा हाल कर रखा है, अब किस बात के कौन सी ग्रेचुटी। तो क्वेश्चन समझ गया, ऐसा है ना, 10 वर्कर से कम वर्कर होने पर ग्रेचुटी नहीं लगती। तो जैन साहब को कंपनी यही बहाना कर रही है कि भाई अब आप निकल रहे हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अनदर सीनियर एम्प्लॉय टीके सिंघानिया, वो 31 दिसंबर को रिटायर हुए। वो कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई क्वार्टर ऑफ द कंपनी फॉर 8 मंथ्स। अच्छा, उन्होंने 8 महीने तक कंपनी का घर छोड़ा नहीं, रिटायर के बाद भी, ठीक है। कंपनी कह रही है हम आपकी फॉरफीट कर लेंगे ग्रेचुटी। तो दूसरे एम्प्लॉय का केस समझ आया। पहले एम्प्लॉय का क्या केस है कि उसको हम ग्रेचुटी नहीं दे रहे, कह रहे जी हमारे वर्कर कम है। दूसरे की ग्रेचुटी ये कहकर छीन ली कि तूने कंपनी का फ्लैट खाली नहीं करा। और तीसरा कौन है भाई, अरुण भारत, कंपनी का एम्प्लॉय जो फ्रस्ट्रेटेड था अपने काम से, उसने जानबूझ के कंपनी की मशीन को डैमेज पहुंचाया और कंपनी को उसको सही करने में 95,000 खर्चा आया। और कंपनी चाहती है कि उसकी ग्रेचुटी रोक लूं क्योंकि उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। ऑन दी अदर हैंड एम्प्लॉय जैन साहब 30 नवंबर को रिटायर हुए, उनको हम ग्रेचुटी नहीं दे रहे क्योंकि वर्कर्स कम है। टीएनटी के पास एक और फैक्ट्री है विच इज अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। मिस्टर वरुण भारत, ब्रदर ऑफ मिस्टर अरुण भारत, वहां पर काम करते हैं। फैक्ट्री केवल 4 महीने चली क्योंकि पेंडेमिक था, तो उसको भी हमने ग्रेचुटी देने से मना कर दिया। कह रहे जी तुम तो खाली 60 दिन काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये एक कहानी है एक कंपनी की, टीएनटी की। इसी एक कहानी के ऊपर ही चारों प्रश्न है।
इन्होंने क्या करा, अलग अलग सिचुएशंस हमें बताई कि अरुण भारत के साथ ये हुआ और जैन साहब के साथ ये हुआ, सिंघानिया के साथ ये हुआ। अब ये इस कहानी के ऊपर आधारित 4 प्रश्न पूछेंगे आपसे। अगर आपको ग्रेचुटी का चैप्टर पूरा याद हो तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से कर देंगे। प्रश्नों को देखने से पहले, कहानी को पढ़ने के बाद मैं आपको यह याद दिला दूं कि ग्रेचुटी 12 नंबर की आ गई एग्जाम में। सोचिए, वो कल का आया छोटा सा चैप्टर 12 नंबर में। तो किसी भी चैप्टर को छोटा नहीं आंकना है, किसी भी चैप्टर की वैल्यू को कम नहीं समझना है। सिर्फ कंपनी लॉ ही जीवन है और बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं मानना है। सब कुछ मेहनत से करना है, पूरा करना है। जब आप सिलेक्टिव पढ़कर जाते हो तो इंस्टीट्यूट भी तो सिलेक्टिवली बच्चों को पास करता है, सिलेक्टिवली फेल कर देता है। इसमें क्या बुराई है भाई? अगर आप कहोगे कि मैं ये पढ़ूंगा और ये नहीं पढ़ूंगा, क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ूंगा? प्लीज फिनिश एवरीथिंग एंड प्लीज कवर एवरीथिंग। पहला सवाल सुनिए, सिंघानिया साहब की ग्रेचुटी जो छीन ली गई वो सही करा कि नहीं करा? भाई घर तो खाली कर। घर क्यों नहीं खाली कर रहा? सिंघानिया कौन था? हां, घर नहीं खाली करा सिंघानिया ने, वो है। तो ग्रेचुटी आप किराया एडजस्ट कर लो और उसे पे कर दो। दूसरा क्वेश्चन है कि हम अरुण भारत की ग्रेचुटी को वो करना चाहते हैं, विदहोल्ड करना चाहते हैं। देखो भाई, ग्रेचुटी विदहोल्ड नहीं करी जा सकती इस केस में। तीसरा प्रश्न है, क्या वरुण भारत को ग्रेचुटी मिलेगी? अगर हमारी फैक्ट्री पूरा मौसम नहीं चलती, पूरे सीजन, पूरे साल नहीं काम करती, तो प्रोपोर्शनेट परसेंटेज का नियम है 75%। तो कैलकुलेट कर लो, अगर 75% डेज काम हुआ है तो उनको ग्रेचुटी दे दो, वरना मत दो। अब बताइए कि हमारे पास 70 से 7 वर्कर रह गए तो ग्रेचुटी उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मेरी लेबर लॉ की क्लास देखिए, मैंने हिंदी में एक नियम समझाया था अपनी क्लास में कि लेबर के कानून चमगादड़ की तरह होती हैं, चिपक गए तो हट नहीं सकते। मुझे पता है ये सेंटेंस सुनकर बहुत सारे लोगों को खराब लगा, कैसी भाषा बोलता है टीचर, बताओ क्लास में। क्यों भाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग अ सेंटेंस दिस वे? I mean to say that labor law has a continuous applicability feature in it. एक बार अगर ये चिपक गया फैक्ट्री पे तो चिपका रहता है। अगर आपके पास एक बार 10 वर्कर क्रॉस हो गए, क्योंकि 70 थे वहां, तो ग्रेचुटी का एक्ट आप पर लग गया। अब 70 से आप जी हमारे पास तो 7 रह गए, अब कुछ नहीं हो सकता, सॉरी नमस्ते। एक बार एक्ट लग गया तो बस लग गया, जैन साहब को ग्रेचुटी मिलकर रहेगी। तो ये पेपर है आपका, बताइए, पेपर नंबर 6, लॉ एंड एथिक्स, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1। जून 2022 में जब एग्जाम होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किल उसमें आनी चाहिए। अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। पैटर्न कैसा होगा, तारीख कौन सी होगी, हालांकि डेट आ चुकी 27 जून, सब जानते हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि मत परेशान होइए उन मामलों में जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमें तो टाइप करना पड़ेगा, हां करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो नहीं है ना। ऑप्शन हो तो सोचो, फोकस करो प्रिंसिपल्स पर। 40 नंबर में से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं हो जाना चाहिए अपना। बाकी 60 नंबर का जो पेपर बचा उसमें से आधे भी अगर आप ला पाए तो 40 ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर सब्जेक्टिव से लाओगे, तब भी 70 नंबर प्राप्त कर जाओगे। वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।